नमस्कार दोस्तों, 31 मार्च 2025 आ रहा है। उससे पहले आपको कुछ काम करना जरूरी है, जिससे कि आपका फाइनलाइजेशन करना भी आसान हो जाएगा और आप हेवी पेनल्टी इंटरेस्ट से भी बच जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरीड के। जो भी सैलरीड पर्सन है, उनको अपना यदि उन्होंने अभी तक अपना ईपीएफओ अकाउंट के लिए यूएन एक्टिवेशन एंड आधार बैंक लिंकिंग नहीं करवाया है, तो इसकी लास्ट डेट है 15 मार्च। 15 मार्च तक वो करवा ले, नहीं तो उनको जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज मिलती है वो मिलना बंद हो जाएगी। जो एम्प्लॉय ओल्ड टैक्स रिजिम को ऑप्ट करते हैं, तो वो अपने सभी इन्वेस्टमेंट प्रूफ जैसे कि एलआईसी है, ट्यूशन फी की रिसिप्ट है, हाउस रेंट रिसिप्ट है, ये सारे प्रूफ अपने एम्प्लॉयर को दे दें। जिससे नहीं तो क्या होगा कि एम्प्लॉयर आपका जितना भी इनकम टैक्स आपका डिडक्ट होना हो, सारा टीडीएस वो आपकी मार्च महीने की सैलरी से डिडक्ट कर लेगा। तो उससे पहले ही आपको क्या करना है, इन्वेस्टमेंट प्रूफ सबमिट कर दें आप। अब बात करते हैं अदर देन सैलरीड के केस में। देखिए, यदि आपके बिजनेस में एमएसएमई पेमेंट होते हैं, तो आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। एमएसएमई में सेक्शन 43 बी एच के अंतर्गत आपको 15 डेज या 45 डेज में पेमेंट करना होता है। तो 15 डेज कब, यदि आपका एमएसएमई के साथ एग्रीमेंट नहीं है। 45 डेज कब, यदि आपका एग्रीमेंट है। तो अब आपको 15-45 डेज में एमएसएमई को पेमेंट करना होता है। जैसे कि आपने परचेज की, तो उस परचेज के बदले आपको पेमेंट आपको 15 या 45 दिन में आपको पेमेंट करना है। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है, तो आप सभी एमएसएमई पेमेंट को चेक कर लें और वो 31 मार्च से पहले पेमेंट कर दें। नहीं तो क्या होगा पता है आपको, जितने भी आपका पेमेंट आप नहीं किया है ना, वो सभी आपको, जैसे परचेज के केस में हमने पेमेंट नहीं किया, तो परचेज क्या हो जाएगी, आप उसकी डिडक्शन नहीं ले पाएंगे, उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। तो वो परचेज को आपको डिसअलाउड कर दी जाएगी। वो इतना एक्सपेंसेस, जिस एक्सपेंसेस का पेमेंट नहीं करेंगे ना, वो उतनी अमाउंट का एक्सपेंसेस आपका डिसअलाउड हो जाएगा और उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। तो इसको आप जरूर चेक कर लें और 31 मार्च से पहले पेमेंट कर दें। टीडीएस रिटर्न, यदि आपको टीडीएस रिटर्न आपने फाइल किए थे, तो अप टू फाइनेंशियल ईयर 18-19 तक के जितने भी टीडीएस रिटर्न में यदि आपको कोई रिवीजन करना है, रिवाइज टीडीएस रिटर्न फाइल करने हैं, कहाँ तक के, फाइनेंशियल ईयर 18-19 तक के। ये मतलब फाइनेंशियल 18-19 और उससे पहले के टीडीएस रिटर्न अगर रिवाइज करना है, तो आप 31 मार्च 25 तक ही कर सकते हैं। उसके बाद फिर इन रिटर्न को आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। एडवांस टैक्स, 15 मार्च आपकी एडवांस टैक्स की फोर्थ इंस्टॉलमेंट आपको पेड करनी है। और अगर आप 44 एडी और एडीए में प्रिजम्पटिव टैक्स सेशन में अगर आप ऑप्ट करते हैं, तो आपको पूरा अपना टैक्स अमाउंट आपको पे करना होता है। तो 15 मार्च से पहले आप पे कर दें, और नहीं भी कर पाते तो आप 31 मार्च से पहले भी कर देते, तो वो भी एडवांस टैक्स का पेमेंट ही कहलाता है। इससे क्या होगा, अगर आप टाइम पे एडवांस टैक्स जमा कर देंगे, तो आप सेक्शन 234 बी और सी के इंटरेस्ट से बच जाएंगे। देखिए, अब बात करते हैं, कुछ रिकंसिलिएशन आपको करना है बुक्स वर्सेस जीएसटी पोर्टल। देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या टेली है, जिसमें भी आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उसको आपको चेक करना है। जीएसटीआर आपको 3B से जीएसटीआर 1, 9, 9C सबसे आपको चेक करना है। चेक क्यों करना है, देखिए, सबसे पहले जब कभी भी नोटिस आते हैं ना, तो इसीलिए आते हैं कि आपकी जो सेल्स है वो मिसमैच हो जाती है। आप किसी में आपके आपकी जीएसटी या 3B में कुछ और सेल्स आ रही है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ और आ रही है, तो इनको आपको आपस में चेक करना है। सभी जगह पर आपकी सेल परचेज सब आपकी क्या होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। ओपनिंग बैलेंस चेक करना है। देखिए, क्या होता है कि लास्ट ईयर के जो ओपनिंग बैलेंसेस है, वो आपको एक बार चेक करने होते हैं, क्योंकि हम जब फाइनलाइजेशन करते हैं, तो उस वक्त हमारे ऑडिटर के द्वारा, आपके सीए के द्वारा कई चेंजेस किए जाते हैं, जिनको कि हम उसको बुक्स में लेना भूल भी जाते हैं। तो आप सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने ओपनिंग बैलेंसेस चेक करने हैं। आपके आपको ये बैलेंस किससे चेक करना है, जो आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट, या जो आपका ऑडिट नहीं होता है, तो जो फाइनल बैलेंस शीट थी आपको वो लेके बैठे और उससे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टैली करें कि क्या सभी ओपनिंग बैलेंस आपके सही है या नहीं है। और उसके बाद आपको स्टार्ट करना है अपना बैंक रिकंसिलेशन। देखिए, अभी तक आप क्या करें, फरवरी तक का सारा काम कंप्लीट कर लें, ठीक है। फरवरी तक कर लेंगे, तो इससे फिर आपको मार्च मंथ का ही काम बचेगा। तो इसलिए अभी हमको ये सारी तैयारी चालू करनी है। आप बैंक रिकंसिलेशन चालू कर दें। बैंक रिकंसिलेशन से क्या होता है कि देखिए, सभी पेमेंट है, रिसिप्ट है, सब बैंक में ही आते हैं।
तो अगर आपने बैंक रिकन्सिलिएशन कर लिया तो आपकी जितनी भी एंट्रीज रह गई है वो सब एंट्रीज आप कर लेंगे, तो इससे आपका 70 to 80% काम तो आपका यहीं पर हो जाएगा कुछ, क्योंकि सारा हमारे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं सब बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होते हैं। तो आपको अपना बैंक रिकन्सिलिएशन करना चालू कर देना है, फरवरी तक का आपको बैंक रिकन्सिलिएशन रेडी करना है। आपको अपने स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है, डेटर्स क्रेडिटर्स है उनको चेक करना है, उनका एक बार रिव्यू करना है आपको। ऐसा तो नहीं है कि अगर उनमें जैसे डेटर्स में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिटर्स में डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि या तो हमने एडवांस लिया है, एडवांस दिया है, तो वो सब आपको चेक करना है। तो ऐसा नहीं तो कि आपने एडवांस लिया और दिया है और उसके बदले में सेल्स परचेज बुक करना हमारी रह गई हो, तो अगर तो उसके लिए आपको अपनी सेल्स परचेज आपको बुक करनी होगी। ऐसे ही आप अपने डेटर्स क्रेडिटर से भी फरवरी तक का आप कंफर्मेशन मंगवा लें, उनका बैलेंस चेक कर लें। हो सकता है कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट भी आपने नहीं रखे हैं, तो ये सब काम आपको अभी से शुरू कर देने होंगे, तो ही आप क्या होगा कि आपको 31 मार्च के बाद आप बहुत ही आसानी से अपना फाइनलाइजेशन कर पाते हैं। इसके साथ ही आपको अपनी ये सब की आपको स्क्रूटनी करनी है, आपको अपनी बुक्स अब चाहे आप टेली में मेंटेन करो किसी में भी मेंटेन करो, तो उसमें आपको आपको चेक करना है, स्क्रूटनी करनी है, रिव्यू करना है कि कोई बहुत लंबे समय से बैलेंसेस तो नहीं चले आ रहे हैं, यदि जैसे डेटर्स का बैलेंस क्रेडिट है तो क्यों है, ये सब आपको चेक करना है ताकि कोई एंट्री भी हमारी छूट ना जाए। लोन्स अगर आपने दिए, एडवांसेस दिए, कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस 3-3 साल से बैलेंसेस चले आते हैं तो क्यों चले आ रहे हैं, तो ये सब आपको चेक करना है। क्योंकि जब स्क्रूटनी में केस जाता है ना, तो सबसे पहले जो जितने भी लंबे आपके आउटस्टैंडिंग होते हैं ना, वही सब चेक देखे जाते हैं। तो आपको ये सब इसकी स्क्रूटनी करना होगी। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम जो है, आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट रेशो चेक कर ले। देखिए, इसलिए चेक करना होता है आपको, नेट प्रॉफिट वगैरह चेक नहीं करना कि प्रॉफिट कितना आया है, टर्नओवर कितना है, आपको रेशो चेक करना है। रेशो इसलिए चेक करना है कि देखिए, अगर आपकी लास्ट ईयर आपका मान लो कि आपका रेशो था, आपका 40% आपका ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो था, इस साल वो एकदम से घट के 30% पे आ गया, 20% पे आ गया, तो क्यों आ गया, इतने से कम प्रॉफिट क्यों हो गया, यदि यह बढ़ गया तो एकदम से क्यों बढ़ गया, पता चल रहा है कि आपका टर्नओवर तो नहीं बढ़ा लेकिन आपका प्रॉफिट बढ़ गया, तो ऐसा क्यों हो गया। तो ये सब आपको चेक करना होता है। आपको सभी, और आपको अपने P&L अकाउंट को चेक करना होता है कि कहीं ऐसे तो नहीं कि कुछ हमने गलत एक्सपेंसेस बुक कर दिए बहुत ज्यादा। आपको सारे अपने एक्सपेंसेस वगैरह भी पूरी एक, आपको अपनी प्रॉफिट एंड लॉस को भी एक एक आइटम को चेक करना है आपको। जैसे बैलेंस शीट की आपको स्क्रूटनी करनी ना, वैसे प्रॉफिट एंड लॉस के भी एक एक आइटम को आपको लास्ट ईयर से चेक करना है कि लास्ट ईयर में इतना था, इस साल एकदम से बढ़ गया, वो क्यों बढ़ गया है, आपने कुछ गलत तो नहीं ले लिया। और रेशो चेक करना, देखिए प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता है, स्क्रूटनी में भी जो चेक किया जाता है ना, वो रेशो ही चेक किया जाता है। रेशो आपका देखिए, अगर आपका टर्नओवर भी सेम, आपका 10% टर्नओवर बढ़ा है तो 10% ही आपका 10 से 12 हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा, एकदम तो ऐसा नहीं है कि 10 से 20% आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो ये सब रेशो आप चेक कर लें। और AIS, TIS 26S से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैच कर ले। इससे क्या होगा कि आपको आपके उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका जहाँ जहाँ आपका TDS हुआ है वो सारी इनकम आपने बुक की है या नहीं की है। TDS की एंट्री करना है, कहीं पे आपको इंटरेस्ट मिला है तो उस इंटरेस्ट की एंट्री करना है। इससे आप क्या है, आपको सब पता चल जाएगा कि हाँ, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में सारी एंट्रीज आ गई है या नहीं आई है। तो दोस्तों, ये सब चेकलिस्ट थी जो कि आप अभी से आप अपना स्टार्ट कर दें, जिससे कि आप जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल करते समय आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।